Students, I'm Dr. Nusrat Gul, and today we will be discussing UV visible spectroscopy and overview. I will give a general idea about UV visible spectroscopy in this lecture, and in the coming lectures we will discuss it in detail. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है. What is basically spectroscopy? किस स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं? जब रेडिएशंस या लाइट स्ट्राइक करती है एक मटेरियल को, तो जो ये रेडिएशन होती है, इट इज एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल, एंड जब ये मटेरियल एब्जॉर्ब करता है इस रेडिएशन को, तो हमारे जो फोटॉन्स होते हैं, ये फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है, इस पे हमने एक रेडिएशन इंसिडेंट की, तो ये जो रेडिएशन इट इज कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स. फोटॉन्स कंसिस्ट ऑफ क्वांट ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी इस मटेरियल में ट्रांसफर होती है, ये मटेरियल उसको एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, जो इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे एब्जॉर्ब दिस एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड. सो फोटॉन्स कैरी, जो इस रेडिएशन में फोटॉन्स होते हैं, दे कैरी डिस्क्रीट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी called quanta, which can be transferred to atoms and molecules when photons are absorbed. यानी कि जो ही फोटोन एब्जॉर्ब होते हैं, इन फोटॉन्स की एनर्जी इस मटेरियल के एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर होती है. Depending upon the frequency of the electromagnetic radiations, chemists can probe different parts of an atom or molecule or molecular structure using different kinds of spectroscopy. अब ये जो हमने रेडिएशन इस पे इंसिडेंट की, इस रेडिएशन की डिफरेंट एनर्जी हो सकती है. वो डिपेंड करेगा ये जो हमारी रेडिएशन है ये किस रीजन में है. ठीक है, अगर हम देखेंगे जो हमारी विजिबल लाइट है, वायलेट से लेकर के रेड तक हमारा विजिबल रेंज है. बियॉन्ड वायलेट वी हैव गॉट अल्ट्रा वायलेट, और इसके आगे हमारे पास इंफ्रारेड होता है. ठीक है, तो अब जिस टाइप की रेडिएशन इसमें हम इंसिडेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल वी नो जो हमारा अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन की हमारी जो वेवलेंथ होती है, इट रेंजेस फ्रॉम 190 टू 380. ठीक है, और इसी तरह से जो हमारा विजिबल रीजन होता है, विजिबल रीजन की हमें पता है इसकी होती है 380 से ऑलमोस्ट 760 तक. ठीक है, तो 380 से लेकर के 760 तक. ठीक, तो 380 से लेकर के 760 नैनोमीटर तक. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि हमने कौन सी रेडिएशन इस पे इंसिडेंट की, अगर हमने इसमें अल्ट्रा वायलेट की, विजिबल की, तो इनकी एनर्जी डिफरेंट होगी, बिकॉज वी नो कि एनर्जी जो हमारी है दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, यानी कि लैम्डा जितना ज्यादा हो जाएगा उतनी हमारी एनर्जी कम होगी, या E इज इक्वल टू एच न्यू, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी हमारी एनर्जी ज्यादा होगी. तो डिपेंडिंग अपॉन इस पे कौन सी एनर्जी इंसिडेंट हुई, तो इससे हम इस रेडिएशन के पे डिपेंड करके हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं इस मटेरियल से मुतालिक, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने इस पे कौन सी रेडिएशन इंसिडेंट की, वेदर ये अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, तो ये डिपेंड करेगा इस रेडिएशन की एनर्जी पे. तो हमारा अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन जो है ये ऑलमोस्ट 200 से लेकर के 800 नैनोमीटर तक रफली हमारे पास ये होता है. ठीक है, तो photons in the ultraviolet visible region of the electromagnetic radiation can have sufficient energy to excite electrons. ये जो हमारा अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 200 से 800 नैनोमीटर, क्योंकि मैंने आपको कहा ये जो हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन है इट इज रफली 190 टू 380, विजिबल 380 टू 760, तो ऑलमोस्ट 200 से 800 नैनोमीटर तक हमारे पास ये होता है. तो इसकी जो रेडिएशन है इनमें इतनी एनर्जी होती है कि व्हेन दे स्ट्राइक अ मटेरियल, तो इस मटेरियल के एटम्स या मॉलिक्यूल्स में जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट हैज द कैपेसिटी, इसमें सफिशिएंट एनर्जी होती है दैट इट कैन एक्साइट दीज इलेक्ट्रॉन्स. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं ऑब्वियसली दे गो टू हायर एनर्जी लेवल्स. ठीक है, और वी नो कि हायर एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर अनस्टेबल, तो सो दे टेंड टू कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट.
तो व्हेन दे कम बैक, तो ये एनर्जी जब जब ये रिलैक्स करते हैं तो दे गिव ऑफ विजिबल लाइट, तो ये रेडिएशंस वापस दे देते हैं, ठीक है ना। That's what I mean by saying once these electrons relax back to their ground state, photons will be emitted and the atoms and molecules will give off visible light of suitable frequencies. यानी कि अगर हमारे ये जो हमारे हमने इस रीजन में अगर हमने इसको एक्साइट किया इस एटम को, तो जो जो ये इमिटेड रेडिएशन है तो इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी के बुनियाद पे हमें विजिबल लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स मिलेगी। These atomic emission spectra can be used to gain insight into the electronic structure and identity of the element. तो ये जो हमारा emission spectra है, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिलैक्स बैक हो गया तो उसने कौन सी रेडिएशन इमिट की, उसको हम emission spectra कहेंगे। तो ये जो हमारा emission spectra है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इससे हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पता चल सकता है एलिमेंट का। Atoms and molecules can also absorb and emit lower frequency infrared radiations. हमें पता है कि रेड के आगे हमारा इंफ्रारेड रीजन होता है जिसकी ऑब्वियसली वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो जिसका मतलब एनर्जी कम होती है। तो जो हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है ये इस लो फ्रीक्वेंसी या लो एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशंस को भी एब्जॉर्ब करते हैं। और infrared absorption spectra are used to chemists because they indicate chemical structure of the molecule and the type of bonds it contains. अल्ट्रावायलेट हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से मतलब इंफॉर्मेशन देता है बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, मगर इंफ्रारेड में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ बॉन्ड्स इट कंटेन्स। हमें अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड डिटेल में पढ़ने हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल। Spectroscopy can also be observed in laboratory to determine the concentration of different solutions using Beer-Lambert law. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिर्फ अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ही नहीं है, हमारे पास एक और चीज है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जिसमें हम क्या करते हैं, आप इंसिडेंट लाइट करते हैं एक सैंपल पे, ठीक है, तो उस सैंपल की हम कंसंट्रेशन फिर पता करते हैं यूजिंग बेयर-लैम्बर्ट लॉ। केमिस्ट्स स्टडी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंटरैक्ट विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये जो भी हम चीज करते हैं, चाहे हम अल्ट्रावायलेट की बात करें, चाहे इंफ्रारेड की बात करें, चाहे हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की बात करें, तो इसमें क्या होता है, केमिस्ट स्टडी करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मटेरियल जो इसको एब्जॉर्ब करता है उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, और इस इंटरेक्शन को, द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल, इसी को हम कहते हैं, इस इंटरेक्शन को ही हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। Just as there are various types of electromagnetic radiations, there are various types of spectroscopy depending upon the frequency of light we are using. अगर हमने अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट यूज रेडिएशन यूज की तो हम कहते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर हमने इंफ्रारेड रेंज यूज की तो हम कहते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द रेंज, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ यूज्ड, कि हम कौन सा रेंज यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। यानी कि हमारे पास जिस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट ये जो मटेरियल है किस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है। अगर ये यूवी विजिबल रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करता है तो इट विल फॉल अंडर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर ये आईआर के साथ इंटरेक्ट करता है तो इट विल फॉल अंडर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। UV visible spectroscopy studies the occurrences within atoms and molecules when they absorb and emit photons in the UV visible region of the spectrum. यानी कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब हमारे जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, जब ये एब्जॉर्ब करते हैं इन द रेंज 200 to 800, क्योंकि ये इस रेंज में हमारा यूवी और विजिबल दोनों आते हैं, तो हमें कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलती है, वी गेट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये देख लीजिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हाइड्रोजन एटम की हमने देखी। ये जो हमारा हाइड्रोजन एटम है उसमें डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू डिफरेंट लेवल्स, ठीक है ना, इट इज नॉट लाइक दैट इलेक्ट्रॉन आपको हर जगह मिलेगा। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू डिफरेंट लेवल्स, जहां पे लाइंस में देख सकते हैं, और हम देखते हैं बिटवीन टू लेवल्स देयर इज सर्टेन डिफरेंस, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन एक रेडिएशन स्ट्राइक करती है मैटर को, एटम्स इसमें एब्जॉर्ब करते हैं, मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो इस एब्जॉर्प्शन के बाद जो है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब जब रेडिएशन करता है तो इट इज एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है ना।
जब ये एक्साइट होता है हायर एनर्जी लेवल को, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो है, इट इज नॉट स्टेबल इन दिस हायर एनर्जी लेवल, इट टेंड्स टू कम बैक टू द लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, अगर ये हायर एनर्जी लेवल से हमारे पास लेवल 5 पे वापस आता है, तो ये जो हमारी सीरीज है, ये इंफ्रारेड रीजन में आती है, एंड दिस इज आवर फंड सीरीज। अगर ये इस लेवल 7 से 4 में आता है, तो अगेन इंफ्रारेड में रीजन में ये पड़ता है, वी गेट ब्रैकेट सीरीज। अगर ये 5 से हमारे पास लेवल 3 में आता है, हमारे पास हायर लेवल से लेवल 3 में आता है, तो वी गेट पास्टन सीरीज। इसी तरह से अगर हायर लेवल से चाहे 6 7 मतलब अबव 2 8 6 7 5 4 3, तो जब ये 2 लेवल पे आते हैं, तो वी गेट बार्मर सीरीज। बार्मर हमारा विजिबल रीजन है, तो दिस फॉल्स इन द विजिबल रीजन। और जब ये हायर लेवल से लेवल 1 पे ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है, तो वी गेट द लाइमन सीरीज, और लाइमन सीरीज हमारी अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। तो चलिए हम विजिबल रीजन की बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर आता है, हायर एनर्जी लेवल में आता है। तो जब ये हायर एनर्जी लेवल में आता है, तो व्हेन इट इज इन द एक्साइटेड स्टेट, तो इट टेंड्स टू कम बैक टू द लोअर रीजन। जब ये लेवल, हम ये मानते हैं कि 6 लेवल से ये वापस आता है लेवल 2 में, तो व्हाट वी गेट, इन दोनों के जो डिफरेंस होगा, इन दो लेवल्स का जो डिफरेंस होगा, उसी पे डिपेंड करेगा हमें कौन सी रेडिएशन मिलेगी, किस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मिलेगी, और उसका कलर क्या होगा। तो वी गेट अ वायलेट कलर्ड लाइट। इसी तरह से 5 से दिस 2 पे वी गेट ब्लू। इसी तरह से 4 या हायर से वी गेट ग्रीन। इसी तरह से when we come to level 2, we get red color. This is hydrogen atom. तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। वी विल ट्राई टू हैव अ जनरल आइडिया, क्योंकि आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी बारीकियों को देखेंगे। फिलहाल ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ द फोटोन इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, डिफरेंट फिनोमेना कैन ऑकर। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैंने आपको ये फिगर में समझा दिया है। When an atom absorbs a ultraviolet photon or photon of the visible light, the energy of the photon can excite one of the electrons to a higher energy level. जैसा कि मैंने आपको समझाया, this movement of electron from a lower energy level to a higher energy level and from the higher energy level back to the lower energy level is known as a transition. ये इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी लेवल पे जाना, फिर वापस लोअर एनर्जी पे आना, इसको, इस सारे फिनोमेना को हम कहते हैं, वी कॉल इट एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं इसको। In order for the transition to occur, the energy of the photon must be greater than or equal to the difference between the two energy levels. अगर हमें एक अगर हम चाहते हैं कि एक ट्रांजिशन हो, जैसे हमारे पास एक लेवल है और हमारे पास यहाँ पे दूसरे लेवल है, हम ये चाहते हैं कि ये ट्रांजिशन हो, तो जो हम फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे, तो उस फोटोन की एनर्जी, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस एनर्जी डिफरेंस। यानी अगर ये हमारा ये मान लीजिए आप E1 है, और ये मान लीजिए हमारा ये E2 है, तो जो इनका डिफरेंस है, जो हमारा ये E2 माइनस E1 है, जो हमारा क्या है, E2 माइनस E1, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, जो हम इलेक्ट्रॉन, जो हम फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे, उसकी एनर्जी या तो इसके बराबर होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए। ओनली देन द इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी लेवल, और ओनली देन द इलेक्ट्रॉन कैन रिलैक्स बैक टू द लोअर एनर्जी लेवल्स। ठीक है। However, once the electron is excited, however, when the electron is in excited energy, higher energy level, it is in more unstable position than when it was in its relaxed ground state. Sahi? As such, the electron will quickly fall back to the lower energy level, and in doing so, जब ये lower energy level पे fall करता है, तो क्या करता है, इसको उतनी energy चाहिए जितनी lower energy में चाहिए होनी चाहिए, तो extra energy जो है, it emits this extra energy, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, as such the electron will quickly fall back down to the lower energy, and in doing it emits a photon with an energy equal to the difference in the energy levels। और जो हमें वापस फोटोन मिलता है, उसकी एनर्जी लेवल जो होती है, उसकी एनर्जी होती है, वो इक्वल टू होती है डिफरेंस। यानी कि जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे ये रिलैक्स किया, तो ये जो रेडिएशन इमिट हो जाएगी, इसकी जो एनर्जी होगी, दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स। ठीक है।
Now, larger the transition between energy levels, the more energy is emitted or absorbed. अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस ज्यादा होगा, इन दो लेवल्स के बीच, तो जाहिर बात है ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगी, और जब रिलैक्स बैक करेंगे तो ज्यादा एनर्जी एमिट भी होगी. Therefore, higher frequency photons are associated with larger energy transitions. हायर एनर्जी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हायर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें पता है E is equal to h nu. We know, let me just write it down. जो हमारा E होता है, ये होता है बराबर h nu के, यानी कि जितनी हमारी एनर्जी ज्यादा होगी, ओके, तो जितनी हमारी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. सो जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होती है तो इतने हायर एनर्जी ट्रांजिशन होंगे. ठीक है. Therefore, higher energy photons are associated with the larger energy transitions. यानी कि ज्यादा जितनी एनर्जी होगी उतना इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा. ठीक है. When an electron falls from the third energy level to the second energy level, it emits a photon of red light rather, wavelength about 700 nanometers. However, when an electron falls from sixth energy level to the second energy level, जाहिर बात है 6 से सेकंड तक ज्यादा बड़ा ट्रांजिशन है, it emits a photon of purple light. तो इस वक्त क्या होगी वेवलेंथ इस फोटोन की जो एमिट करेंगे 400 नैनोमीटर होगी. इसका मतलब है अगर हम 700 और 400 में देखेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. ठीक है. बिकॉज न्यू जो होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा. जस्ट आई राइट इट डाउन. यानी कि हमारा जो न्यू होता है ये होता है सी बाई लैम्डा. यानी कि यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है, जहाँ पे आपकी वेवलेंथ ज्यादा है here, तो वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब है, यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब है कि शॉर्टर ट्रांजिशन है हमारा, ये हमारा थर्ड टू सेकंड लेवल है. तो इस वक्त वेवलेंथ बड़ी है तो फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम है. और यहाँ पे 400 नैनोमीटर पे वेवलेंथ कम हो गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो एनर्जी बढ़ गई. दैट इज व्हाट वी मीन बाय सेइंग कि हायर फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स आर एसोसिएटेड विद हायर energy transitions. When an electron falls from the third level to the second level, it emits a photon of red light. However, when an electron falls from sixth energy level to the second energy level, larger transition, it emits a photon of purple light, which is higher in frequency and thus greater in energy than red light. The energy transitions for each element are unique and are distinct from one another. हर एक एलिमेंट के एनर्जी ट्रांजिशंस डिस्क्रीट होते हैं, यूनिक होते हैं. तो इसी तरह से हम फिर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर टाइप की रेडिएशन, पर्टिकुलर कलर की रेडिएशन हमें मिल रही है तो हम कह सकते हैं ये फला एलिमेंट है. बिकॉज हर एक एलिमेंट के ट्रांजिशंस डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं. दे आर द सिग्नेचर ऑफ ईच एलिमेंट. Thus, by examining the color of light emitted by a particular atom, we can identify element based on the emission spectrum. हम ये कह सकते हैं अगर एक पर्टिकुलर कलर की रेडिएशन हमें मिलती है तो हम कह सकते हैं ये किस एलिमेंट का आटम है, एंड हेंस ये कौन सा एलिमेंट है. Since each emission spectrum is unique to the element, we can think of each spectra as being like the fingerprint of an element. ये जो मैंने आपको कहा था, जो emission spectra होगा that will serve as a signature of that particular element. The thin band indicates particular wavelength of the light emitted when electrons in each element fall from an excited state to a lower energy state. जब एक इलेक्ट्रॉन फॉल करता है from a higher energy state to a lower energy state like this, तो इसमें जो वेवलेंथ जो आई मीन इमिट हो जाएंगी, वेवलेंथ इमिट हो जाएंगी, ये एक बैंड भी हो सकता है. तो लेकिन ऐसे नॉर्मली हमें सिर्फ यही एक सिंपल वेवलेंथ दिखेगी, सिंपल एक बैंड दिखेगा. मगर अगर हम इसको इंसिडेंट करते हैं एक प्रिज्म पे तो ये ब्रेक हो जाएगी एंड वी विल गेट इंडिविजुअल वेवलेंथ्स, विल गेट डिफरेंट कलर्स. So the thin band, ये जो band होता है, indicates a particular wavelength of light emitted when electrons in each element fall from an excited state to a lower energy state. We may isolate different wavelengths. ये जो band की different wavelengths है कैसे isolate हो सकती है? By shining the light from the excited atom through the prism, which separates different wavelengths by the process of refraction. Without the prism, we do not see different wavelengths one at a time.
but all blended together. Still, the color emitted by each element is quite distinct, which is often useful in the identification of the element. और लेकिन इस बैंड में भी हमें एक distinct color पता चल जाता है and we can predict the element. We can often distinguish between different elements by using a flame test. लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, हम एक फ्लेम टेस्ट करते हैं जिसकी मदद से हमें डिफरेंट एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश करते हैं. इसमें क्या करते हैं, हम हीट अप करते हैं एक एलिमेंट को, ठीक है. तो हीट में क्या होता है, हम इसको हीट वेव्स देते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है. इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे एंड व्हेन दे फॉल बैक टू द ग्राउंड स्टेट, ये एमिट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और उस एमिशन के बेसिस पे हमें पता चलेगा किस कलर की रेडिएशन हमें मिली एंड वी कैन प्रेडिक्ट द एलिमेंट. जैसे कि characteristic green color appears when a copper salt is burned. It is the heat energy, a type of electromagnetic radiation that is able to excite the electrons in each type. In the laboratory, we use flame test to confirm the identity of an element. हम flame test करते हैं laboratory में to confirm कि कौन सा element इस सैंपल में है जो कि जिसको that has been put under test. अब next lecture में इंशाल्लाह we will be discussing different types of transitions. इसको हम more detail में देखेंगे इस ultraviolet spectroscopy को. Hope you have got a rough idea. This lecture was simply meant to have so that you people have a rough idea about this ultraviolet visible spectroscopy, yeah, in general about spectroscopy, how it works. Okay, hope you understand. Hope you understood it. So inshallah next lecture mein we will be talking about ultraviolet visible spectroscopy in detail about different types of transitions. Thank you so much.